गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे लास्ट वाला चैप्टर शुरू करना है। और ये वैसे भी लास्ट है और वैसे भी लास्ट ही है। हाँ हाँ। और इसके पहले हम 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। सारे के सारे 8 चैप्टर है हमारे, 7 हम पढ़ चुके हैं। ये 8वां है। और चैप्टर का नाम है बच्चों कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। जितने भी 7 चैप्टर हमने पढ़े हैं, उन 7 चैप्टर के अंदर हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? जैसे रस्म के हिसाब से मैं आपको सारे चैप्टर बुलवाऊंगा भी, और एक हल्का सा आइडिया भी लग जाएगा कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ के आए। सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि मैंने आपको ये बुक को चालू करने से पहले ही बताया था कि 3 पार्ट में पढ़ेंगे हम। इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और फिर 1950 से 1990 तक इंडियन इकोनॉमी, वो दूसरा फेज था। और फिर 1991 और उसके बाद वाले वो सारी चीजें हमने पढ़नी थी, तो हमने उसी वैसे ही पढ़ा है बच्चों। हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1952 1990, फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। 3 चैप्टर हमारे ये ऐसे रहते हैं। फिर हमने वो सारा डेटा कि भाई 15-16 में, 7-8 में, कभी 11-12 का डेटा देता अलग अलग चैप्टर में, तो वो सारी चीजें हमने अलग अलग चैप्टर में देखी। जैसे कि हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में देखा, उसके डेटा थे अलग अलग। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें 4 चैप्टर हो गए। 5वां रूरल डेवलपमेंट देखा हमने। रूरल डेवलपमेंट के बाद हमने देखा बच्चों क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसके बाद हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हालांकि उसका रिवीजन रहता है, वो बाद में करा है, जैसे कि आपने बोला कि बाद में करा देना वो। अ, तो अभी ये चालू करते हैं हम। चैप्टर नंबर 10 है वैसे तो, क्योंकि 2 चैप्टर कट चुके हैं, डिलीट कर चुकी है सीबीएसई। चैप्टर का नाम वंस अगेन कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। क्या था, क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या कमी है ना, क्या और हम डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं हर एक मायनों में। यस और नो? अब हमारी कंट्री को हम अपनी नेबर कंट्री से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जैसी हमारी हालत है, क्या उनकी हालत हमारे से बेहतर है, किन मायनों में बेहतर है, ये किन मायनों में बदतर है, कौन बदतर है, कौन बेहतर है, हम और क्या कर सकते हैं, उनसे क्या सीख ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें भी हमें इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। बात समझ में आ रही है? आज बच्चों ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, और सारी कंट्रीज हर एक कंट्री जो भी है वो अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहती है। क्या करना चाहती है? क्यों क्यों करना चाहती है? बिकॉज जो आज के टाइम पे जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा, कोई भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो सकती है। क्या हो सकती है? किसी भी एक्सटर्नल शॉक एंड सरप्राइज से। किससे? एक्सटर्नल शॉक एंड सरप्राइज से क्या हो सकती है? वीक पड़ सकती है इकोनॉमी। तो हर एक इकोनॉमी अपने आप को क्या करना चाहती है? हर मायनों में स्ट्रेंथन करना चाहती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। स्ट्रॉन्ग इसलिए भी बनाना चाहती है क्योंकि आज जमाना किसका है? वॉर का है। आज जमाना किसका है? वॉर का है। तो दूसरी कंट्रीज को हम साथ में लेना चाहते हैं कि कल चल करके, मतलब खाली हम नहीं, सबकी बात है ये। कोई भी कंट्री ये चाहती है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, ग्रुपिंग बन सके ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज की, कि कल चल के अगर किसी ने हमारे ऊपर आंख भी उठा के देखी ना, तो आंख ही नोच लेंगे हम। वैसा। तो हर एक कंट्री क्या करना चाहती है? अपने आप को ग्रुप करना चाहती है ना, ग्रुपिंग में आना चाहती है। वो जैसे आपने देखा होगा कि अभी वो G20 है, कभी एशियन कंट्रीज है, कभी उनकी मीटिंग हो रही है, कभी सार्क कंट्रीज की मीटिंग हो रही है। यस और नो? अलग अलग ये क्या है? ग्रुपिंग्स है। इनके अलग अलग क्या है? एजेंडा है। सबके पर्पस क्या है? अलग अलग है हर एक ग्रुपिंग के। कभी तुमने ऐसा देखा होगा कि जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही होती है, तो ये कंट्री, मतलब 2 कंट्री के बीच में आपस में चल रहा है, भारत उसमें, मान लीजिए भारत के उससे भी संबंध है और उससे भी संबंध है, तो ना तो इसके बारे में बोल रहा, ना इसके बारे में बोल रहा, ना अगेंस्ट में बोल रहा, ना फेवर में बोल रहा, बिल्कुल न्यूट्रल है। हाँ बोलो। या कभी कभी ऐसे भारत के लोग ऐसे उछलते हैं कि अच्छा, चाइना कुछ करेगा तो हमारे पास कौन है? रशिया है, हम रशिया के बहुत अच्छे दोस्त है। यस और नो? तू आग तो उठा के देख, हम बताएंगे। है ना? या बाकी वो जो जो दूसरी कंट्री है ना, जहां से हमें क्या होती है, जितने भी हमारे जो वेपन्स है हमें वो सप्लाई होते हैं। कौन सी कंट्री है वो? कौन सी? इजराइल। समझ में आ रही है बात? कभी कभी हमारे से भारत के जो लोग हैं वो किसकी दोस्त दिखाते हैं? दूसरे कंट्रीज को।
इसराइल की। किसकी दिखाते दोस्त? इसराइल की। कह रहे वो हमारे साथ है, 1 मिनट में तुम्हें ठीक कर देंगे, अभी बुद्धि ठिकाने लगा देंगे। तो हर एक कंट्री क्या कर, ये तो खैर दूसरी मतलब हमारे नेबर कंट्री नहीं है ये, लेकिन मैं आपको ये चैप्टर की बता रहा हूँ कि खाली हमें तो इसमें तो किसके बारे में पढ़ना, अपनी नेबर कंट्रीज के बारे में। अच्छा, हमारी नेबर कंट्रीज कौन? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, ये हमारी क्या है, म्यांमार, ये सब क्या है, नेबर कंट्रीज है। इनमें से भी सबके बारे में नहीं पढ़ना है, इनमें से सबके बारे में नहीं पढ़ रहा है, किसके बारे में, कुछ लिमिटेड के बारे में पढ़ना है। तो यस और नो, कौन कौन? चाइना, पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है मेनली, और कंपैरिजन करना है भारत का। तो यस और नो, हाँ जी बोलो ना। अच्छा, लेकिन लेकिन हम चाहते हैं, या कोई भी कंट्री चाहती है कि जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास पावर है, वेपन्स है ना, तो वो सब उनके साथ आना चाहते हैं, ताकि अगर कोई कल चल करके हमें आंख दिखाए तो वो दिखा ना पाए। वो बात अलग है कि जैसे मान लिया अब यूक्रेन ने किसके बेस पे कदम उठाया, यूएसए के बेस पे, तो बेचारों की मतलब थोड़ी हालत खराब हो गई, ठीक है ना। अब ये तो है, किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, किसी ना किसी के बेस पे तो कदम उठाना पड़ेगा। मान लिया वो ही पीछे हाथ खींच ले तो फिर क्या ही कर सकते हैं। खैर, इंट्रोडक्शन। In the previous chapters, we have studied in detail all the aspects of the Indian economy. कह रहे कि पिछले चैप्टर्स में जो भी हम पढ़ के आए हैं, अब तो लास्ट चल रहा है, कह रहे पिछले जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े, हमने डिटेल में पढ़ा है किसके बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। किसके बारे में? इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। हम किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा था, कर रहे हैं या आगे हो सकते हैं, वो हम सब ने वो सारी चीजें पढ़ी, अपने प्रॉब्लम्स पढ़ी, पॉलिसीज क्या क्या बनाई हमने, आईपीआर लेके आया, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने क्या दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, और 1991 में रिफॉर्म्स किए, वो सारी पॉलिसीज पढ़ के आए, और किस किस तरीके से हमने डेवलपमेंट किया उसके बाद भी, वो सारी चीजें पढ़ी हमने। इन दिस चैप्टर वी विल डू अ कंपैरेटिव स्टडी। इस चैप्टर में एक क्या करने वाले हैं, कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में? अबाउट आवर नेबरिंग कंट्रीज। किसके बारे में? उनसे कंपेयर करेंगे, दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान। डिफरेंट नेशंस हैव बीन ट्राइंग टू अडॉप्ट वेरियस मीन्स। ध्यान से सुनना, यहाँ से भले ही बहुत सिंपल सा टेक्स्ट है, लेकिन क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छा। कह रहे कि जो अलग अलग नेशंस है, अलग अलग जो कंट्रीज है, वो ट्राई कर रही है क्या, कि वो अलग अलग तरीके अपना रही है, अलग अलग तरीके अपना रही है, विच विल स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी, जिससे उनकी खुद की अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। वो खुद की अपने आप को क्या करना चाहती है, हर एक कंट्री स्ट्रेंथ प्रोवाइड, स्ट्रेंथ मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहती है। क्या करना चाहती है? ठीक है ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, हर एक मायनों में, हर एक मायनों में, ठीक है ना। फॉर दिस दे वर आल्सो फॉर्म्ड वेरियस रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। कह रहे जो वो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, है ना, अपनी जीडीपी को ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ग्रो कर रहे हैं, अपने जो वेपन्स है, जो अपना डिफेंस सेक्टर है उसे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन हर एक कंट्री आजकल टाइम में क्या भी अपने आज के टाइम में वो क्या भी कर रही है, अपनी रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स बना रही है। क्या बना रही है? जो अपने हमारे एरिया की जो कंट्रीज है उनकी ग्रुपिंग में शामिल हो जा रहे हैं, या जो ग्लोबल ग्रुपिंग्स है उनमें क्या हो जा रहे हैं, शामिल। जैसे हम भी तो पढ़ गए हैं कि अभी हम किसका पार्ट है, हम उसका पार्ट है, जैसे डब्ल्यूटीओ का पार्ट है, अभी हमारी लोग सुनते हैं, है ना, हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो अदर जो कंट्रीज है, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही तो हर एक कंट्री चाहती है कि भाई आज हमारा भी पार्टिसिपेशन हो, कल हम उसे लीड भी करें, तो सब ग्रुपिंग बना रहे हैं। अब वो ग्रुपिंग के एग्जांपल बता रहा है कि कैसे कैसे ग्रुपिंग कौन कौन सी, कुछ कुछ बता रहा है, ऐसे बहुत सारे नहीं बताएगा, कुछ कुछ बता रहा है। जैसे कि कौन सी सार्क कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज है, उसकी लॉन्ग फॉर्म आपको 1 नंबर में पूछी जा सकती है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क कंट्रीज, वाज एस्टैब्लिश्ड इन ढाका। कहाँ पे एस्टैब्लिश की गई उसको, मतलब ये जो सार्क कंट्रीज की जो एक ग्रुपिंग बनाई गई, इसको कहाँ पे, ढाका में। कब में? 8 दिसंबर 1985 में। अच्छा, अब ये सार्क कंट्रीज के अंदर कौन कौन है? 8 कंट्रीज आती है। कितनी कंट्रीज आती है? 8 कंट्रीज आती है। कौन कौन? SARC comprises of 8 member countries. First one is Afghanistan, दूसरा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तुम्हें क्या लगता है, सारी हमारे ही तो आसपास की कंट्रीज है, सारी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, तो ये सार्क कंट्रीज हो गई, मतलब एक ग्रुपिंग हो गई।
इसको ढाका में। ढाका कहाँ पे पड़ता है? बांग्लादेश में। कब में बनाया उसे? 8th ऑफ दिसंबर। किसी का बर्थडे है 8th ऑफ दिसंबर में? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो रिलेट कर देते तो आपको याद रह जाता। हाँ जी, 8th ऑफ दिसंबर 1985 में इसको क्या किया है? इस्टेब्लिश किया गया। वंस अगेन, अपनी इकोनॉमी को इकोनॉमिकली बूस्टअप देने के लिए या किन्हीं भी मायनों में बूस्टअप करने के लिए हर एक कंट्री क्या करना चाहती है ना, किसी ना किसी ग्रुप का क्या बनना चाहती है? पार्ट। ये तुम भी देख लो ना, जो पावरफुल है उसके साथ तो सब आना चाहते हैं ना। हाँ बोलो। माने छोटे छोटे बच्चे हैं बुढ़ाना में, अब कोई तो मान लिया किसी का थोड़ा बहुत ठीक ठाक चलती है, किसी की थोड़ी बहुत, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, किसी की थोड़ी बहुत ठीक ठाक चलती है, लोग उसके पीछे पागल रहते हैं, है ना। किसी के साथ कुछ हो गई, कहा सुनी हो गई, ओ हम उन्हें बुला लेंगे, ठीक है ना, तो ऐसे लोग धोस दिखाते हैं। क्यों? एसोसिएट होना चाहते हैं लोग, अपने आप को स्ट्रेंथ करना, अपने आप को कि भाई हाँ एक वर्चस्व, एक वजूद अपना दिखाना चाहते हैं। अच्छा, फिर वो सामने वाला, अच्छा वो जानकारी है तेरी, उनसे बातचीत है, कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं कह रहे हम तेरे को, ठीक है ना, रहने दे, वो दरअसल हमारी भी उनसे जानकारी है। तो ऐसे ही ये छोटे लेवल पे है, वो बच्चों के लेवल पे है, ये किसके लेवल पे देख रहे हैं? देश के लेवल पे देख रहे हैं। माने कल चल के अगर थोड़ा चाइना कुछ गड़बड़ करता है और हमारी बॉन्डिंग किससे अच्छी है? यूएसए से अच्छी है, इसराइल से अच्छी है, रशिया से अच्छी है। और माने वो तीनों कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो सुप्रीम लीडर है उनके, वो हमारे फेवर में स्टेटमेंट दे दे, तो एक बार को तो चाइना की हालत पतली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कह रहे ओए आंख मत दिखाना, खाली अकेले नहीं है ऐसे, ठीक है ना, साथ में और भी आएंगे बाराती लेकर के, ठीक है ना। तो सार्क कंट्रीज बनाई गई, जिसमें 8 मेंबर कंट्रीज है। और कब बनाई गई? 8th ऑफ दिसंबर 1985 में। कहाँ पे? ढाका में, ठीक है ना। कंट्रीज के नाम याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं रहे तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो नाम पूछेगा, ठीक है ना। फिर भी आप बता दो कौन कौन है, हम तो पढ़, अभी तो चलो देख के बता दो, इसके बाद मैं स्क्रीन हटा दूंगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान बोला आपने? अभी नहीं बोला। पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका। हो गए ना? 8 हो गए, ठीक है ना। वंस अगेन, सारे हमारे आसपास वाले हैं, पता पड़ जाएगा आपको। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, है ना। 4 कंट्रीज में 8 कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज ये आ जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, एशियन कंट्रीज। कौन है? एशियन कंट्रीज। कौन? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हाँ जी बोलो, कौन सी कंट्रीज है? एशियन कंट्रीज में कौन, मतलब उसकी पहले एशियन की लॉन्ग फॉर्म बता दो आप। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और उसकी क्या है? सार्क की क्या है? अब्बा जब्बा। हाँ जी, हाँ जी, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। समझ में आती है बात? चल, इसको एस्टैब्लिश किया गया, ज्यादा लोड नहीं लेने का, 8th ऑफ दिसंबर 1985 में उसको एस्टैब्लिश किया गया था। 8th ऑफ अगस्त 1967, इसको ये और भी पुरानी है, ठीक है ना, और भी पहले, डेट सेम है, महीना चेंज है, साल चेंज है। 8th ऑफ अगस्त 19, वाह क्या ऑब्जर्वेशन है, 8th ऑफ अगस्त 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड। कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था इसको? अब पता नहीं उधर क्या करने गए थे, अपने को क्या पता। बैंकॉक, थाईलैंड, हाँ जी। एशियन कंप्राइजेज ऑफ 10 मेंबर कंट्रीज। इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज है? 10 मेंबर कंट्रीज है। भाई अब उधर गए तो उनको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। इंडोनेशिया को ले लिया, किसको ले लिया? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम। ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट नेम है, सारे उधर की कंट्रीज है, ठीक है ना। हाँ जी, क्या चीज? वंस अगेन बच्चों, कौन कौन है 10 मेंबर कंट्रीज? कौन कौन है? इंडो, अरे सुनो नालायक, इसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं है, इसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं है, देख लो यहाँ पे। हाँ जी, तो क्या इनका अलग ही अपना ही माहौल है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। अच्छा, अगर कभी तुम
कर पाओ, वैसे तो करते नहीं हो, एक दो बार मैंने पहले भी बोल के देखा है, बोलने का कोई फायदा भी नहीं है तुम्हें, लेकिन फिर भी अगर एम्प्टी बना पाओ आप, ठीक है ना, प्रॉपर एम्प्टी, जिससे कि बैक टू बैक हमारे को वो वैसे तो आ ही जाने नाम याद, लेकिन एम्प्टी से थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है ना, खासकर इसकी एशियन कंट्रीज की। नेक्स्ट है बच्चों, बिना देखे बोल सकते हो ये 10 नाम आप वैसे, अभी स्क्रीन हटा दूं अगर, चलो एक बार बोल के बताओ। भाई वो तो बंद कर लो ऐसे ना, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। ऐसे कोई ना है। हाँ जी, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, एक एक आराम से बोलो, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इंडोनेशिया, रशिया किसने बोला रे? मम्मी कसम मैंने। मजाक के मूड में नहीं बदल जल्दी से। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, लाओस, ब्रूनी, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, 8 हो गए, सिंगापुर 9, थाईलैंड 10। चाइना किसी ने बोला चाइना नहीं होगा, अभी किसी ने बीच में चाइना चिपका दिया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चों, अभी एक और वो ग्रुपिंग बता रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज जो है, कौन है? ब्रिक्स कंट्रीज, ब्राजील, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। हाँ जी, बात समझ में आई? इसकी वो जो ब्रिक्स है उसकी एक्रोनियम क्या है? वो जो एक्रोनियम है वो कंट्रीज के हिसाब से आप देख लो यहाँ पे इधर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हाँ जी, ब्रिक्स। ऐसे और भी ग्रुपिंग्स है बच्चों, यूरोपियन यूनियन है, G8 है, G20 है, एक्सेट्रा, ऐसे और सो मेनी क्या है ग्रुपिंग्स है, कुछ ग्लोबल ग्रुपिंग्स है, कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स है, जिनका एजेंडा पर्पस भी क्या है, अलग अलग है। यस और नो? हाँ तो बोलो ना, बात समझ में आती है आपको? अच्छा, तो हर एक कंट्री क्या चाहती है, अभी तक की डिस्कशन से क्या आपको क्या कंक्लूड क्या करोगे आप? हर एक कंट्री चाहती क्या है? हाँ, यूनिटी लाना, क्या लाना? हर एक कंट्री चाहती है एकता को, किसको चाहती है? क्योंकि एकता होगी तो सामने वाला, मैं कहने वाला हूँ कि सामने वाला आंख नहीं उठाएगा तो कह कि पिघल जाएगा। हाँ जी, क्योंकि अगर यूनिटी होगी तो कोई भी बहुत जल्दी से क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। और अगर यूनिटी नहीं होगी तो फिर तो कोई भी, बेटा जब यूनिटी नहीं होगी तो फिर तो बंदर भी बैंड बजा के जाएगा, समझा ना? कोई भी राह चलता कुछ भी बोल के जाएगा, फिर क्या कर लीजिएगा? कल चल के माने कोई पाकिस्तान किसी को आंख दिखाने लगे, ऐसा भी हो सकता है ना, तो नहीं नहीं भाई, हल्के में नहीं है ना। हाँ, हल्के में नहीं है ना, उनके पास क्या है? हाँ, न्यूक्लियर लेके बैठे भाई, तो अब पता नहीं कब बुद्धि फिर जाए, वैसे भी अकल है नहीं उनको, कब बुद्धि फिर जाए उनकी, कह रहे मतलब इतना में ये डिसाइड करने में टाइम कोई ना लगता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, इतना सोचने में कोई टाइम कोई ना लगता है, वैसे भी बर्बाद है, वैसे भी मैं थोड़ी देर पहले बोल ही रहा था, वैसे भी उनकी मतलब इकोनॉमी खत्म है, उससे ज्यादा तो हमारी जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन उससे ज्यादा है पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा। तो अभी उन्हें मन में थोड़ा ऐसा आया उनको कि हम तो डूबेंगे ही, जाते जाते एक दो को और डूब के डुबाते जाएंगे, तो पता नहीं पड़ता ना, पाकिस्तान किसी को आग दिखाए तो अभी क्या है ना, यूएस से बोलेगा ना, थोड़ा यूएस से बोलेगा तो बीच में थोड़ा चुप रहेंगे वो फिर, तो ये चीज है भाई, पावर है, ठीक है ना? हाँ जी, तो ये तो है बच्चों इस चैप्टर की थोड़ी भूमिका। अभी सीधा सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि जहाँ पे केवल और केवल हमें किसकी बात करनी है, ये तो छपरियों की बात करनी है, मैंने पाकिस्तान की, एक थोड़ा अपने से अच्छी अच्छी इन द सेंस कि कुछ मायनों में जो अच्छी है कंट्री, तो उसकी बात करनी है, चाइना की बात करनी है, और अपने बारे में तो हम पढ़ के ही आए हैं सारा, यस और नो? चलो देखते हैं, और हेडिंग बच्चों वही है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तीनों कंट्री ने कैसे कैसे ग्रोथ की, कैसे कैसे डेवलपमेंट पाथ उनका कैसे रहा, कहां से उन्होंने चालू किया, क्या उनकी जर्नी रही, तो वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताएगा। ऑलमोस्ट तीनों कंट्री का जो डेवलपमेंट पाथ है बच्चों वो सिमिलर रहा है, सेम नहीं बोल रहा हूँ, सिमिलर रहा है, क्या रहा है?
लगभग लगभग एक आध साल आगे पीछे से जर्नी चालू करी, ठीक है ना। लगभग लगभग जो पॉलिसीज है वो भी क्या रखी, अगर पाकिस्तान की बात करें तो खासकर, तो पाकिस्तान ने पॉलिसीज वही रखी जो अपन लोगों ने रखी, इधर भारत वालों ने रखी, तो वैसा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी है, कुछ अलग अलग भी हुए, है ना। और एग्जामिनेशन में जो अलग हुआ वो ज्यादा पूछता है। खैर, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव मैनी सिमिलैरिटीज इन देयर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज। कह रहे हैं तीनों ही कंट्री में काफी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज में तीनों ही कंट्री की सिमिलरिटी रही है। ऑल थ्री नेशंस स्टार्टेड देयर डेवलपमेंटल पाथ एट द सेम टाइम। लगभग लगभग तीनों ने ही क्या किया, सेम टाइम पे क्या किया, शुरुआत किया। इंडिया एंड पाकिस्तान गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। इन्हें क्या इंडिपेंडेंस मिली, इन्हें तो खैरात में मिला है। हाँ जी, लेकिन चलो फिर भी लिखने के लिए इसने बोला है तो अब बोल ही देते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान, मन तो कर नहीं रहा, इंडिया एंड पाकिस्तान गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। कह रहे कि भारत को और पाकिस्तान को आजादी मिली है कब, कब में 19, प्रॉपरली तो भारत को ही आजादी मिली थी। आजाद मिली क्या थी, ली थी भाई, ऐसे कोई ना है। तो पागलों के जैसा हम ये कोई ना बोलेंगे कि भारत को आजादी 2014 में मिली, ठीक है ना। बहुत बहुत लोगों के भाई एफर्ट है, बहुत लोगों ने खून बहा है, तो उनके एफर्ट पे से डिस्काउंट कोई ना करोगे। आज अगर खुली हवा में सांस ले पाते हो तो उनकी वजह से, है ना, वरना कहीं तो किसी अंग्रेजों के यहाँ पे कुछ तो करते रहते। नहीं नहीं, ये करने वाली बात नहीं है कि तू ऐसे तू, हाँ, तो पता नहीं क्या क्या करवाते रहते। इंडिया एंड पाकिस्तान गोट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड द, तेरा ही सवाल है, एंड द, सुन ले, एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका पूरा नाम है, चाइना का जो पूरा नाम है वो पीआरसी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। उसकी स्थापना कब हुई? 1949 में, ठीक है ना। मतलब वो कह रहे हैं कि देखो, इंडिया और पाकिस्तान में तो सेम टाइम पे जर्नी चालू की, इन्होंने भी ज्यादा नहीं, 2 साल बाद इन्होंने अपनी जर्नी चालू कर दी। ऑल थ्री कंट्रीज हैड स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज इन सिमिलर वेज। तीनों ही कंट्रीज ने एक जैसी लगभग लगभग डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करके रखी। इंडिया अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951। बताओ कोई कहने की बात है क्या? प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। 50 में हुई थी, कब हुई थी? तो फिर ये तुमने क्या बोला? हाँ, प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में हुई थी और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब चालू हुआ था? 1951 में। हमारे बाद फिर उधर चाइना को रहा नहीं गया। अरे कुछ कुछ हो रहा बॉडी के अंदर। चाइना अनाउंस्ड इट इन 1953। 2 साल बाद, ध्यान से सुनना, 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद किसने किया? चाइना ने किया। 2 साल बाद जर्नी चालू की थी, तो वही 2 साल पीछे थे हमारे से, तो 2 साल बाद क्या किया? हाँ, 5 ईयर प्लान क्या कर दिया उन्होंने? लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान में थोड़े वाहियात थे, वो स्लो थे, उनका साबुन स्लो था, तो उन्होंने 1956 में चालू किया। कब में चालू किया? 1956 में। हमारे, ध्यान से सुनो, हमारे 5 साल बाद जब हमारा सेकंड चालू हुआ, तो उनका इतना तो बनता ही है भाई, बाप तो बाप ही होता है, ठीक है ना। देखो बच्चे सारे कैसे एक्टिव होते हैं ऐसे स्टेटमेंट सुन के। अच्छा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 1951 में भारत ने चालू किया, वो तो पता ही है आपको, ठीक 2 साल बाद किसने चालू किया? चाइना ने। और 3 साल बाद किसने चालू किया? पाकिस्तान ने। चाहे तो इसे ऐसे देख सकते हो। हाँ, मतलब वन माने 1951 का वन, तो अपन लोगों ने चालू किया। और फिर 2 साल बाद, ना 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 ऐसे मत सोचो ना, दो ऐसे मत सोचो, टू टू का मतलब 1952, 2 साल बाद, 2 साल बाद माने 1953 में। और फिर 3 साल बाद किन्ने? पाकिस्तान ने। समझ में आई बात? तो वैसा, सिंस 2018, सुनो ना, Since 2018, Pakistan is working on the basis of the 12th 5-year development plan, जो उनका अभी खत्म हुआ पिछले साल, मतलब 2023 में। कह रहे कि जो 2018 से लेकर के पाकिस्तान अपने कौन से 5 ईयर प्लान पे काम कर रहा था बच्चों? हाँ, 12th 5 ईयर प्लान पे। और जो कि कब से कब तक चालू था उनका? 18 से 23 तक चालू रहा। Whereas China is now working on the 14th 5-year plan, जबकि चाइना किस पे काम कर रहा है? 14th 5-year प्लान पे काम कर रहा है। और वो कब से चालू हुआ, कब खत्म होने वाला है? 21 से चालू हुआ और 25 को खत्म होगा। ना मन भैया, सारे 5 साल के क्यों नहीं होते बेटा? कुछ हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, कुछ 5 ईयर प्लान कम टाइम के भी होते हैं, तो दैट्स वाई वो हो जाता है, ठीक है ना।
Until March 2017, India has been following the 5-year plan based development model. 2017 तक, सुनो ना, 2017 तक अपना कौन सा लास्ट 5-year प्लान चला? बता सकते हो? 12th 5-year प्लान। हमारे यहाँ पे 12th 5-year प्लान लास्ट था और वो 2017 तक चला ना। भैया नीति आयोग की स्थापना तो पहले ही हो गई थी। हाँ, तो उस टाइम पे प्लान चल रहा था ना वो हमारा, अब उसे बीच में सस्पेंड नहीं किया। नीति आयोग को तो लेके आया था, किसको रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। लेकिन जो प्लान चल रहा था उसे चलने दिया। और वो कब तक चला? लास्ट जो अपना 5-year प्लान था, वो 12वां 5-year प्लान था, वो 2017 तक चला। तो कह रहे कि 2017 तक इंडिया ने किसको ही फॉलो किया? 5-year प्लान वाले सिस्टम को फॉलो किया, इसी मॉडल को फॉलो किया। तो लगभग लगभग तीनों में ये भी सिमिलरिटी है कि तीनों ने ही क्या चलाए? 5-year प्लान चलाए। इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रेटेजीज। भारत और पाकिस्तान ने तो बिल्कुल सेम एक जैसी ही स्ट्रेटेजीज क्या की? अडॉप्ट की। मतलब हम क्या करते थे? हम थोड़ा दूसरी कंट्रीज को देखते थे, थोड़ा अपना दिमाग लगाते थे, है ना? मतलब कॉपी कॉपी वॉपी तो करते थे, ऐसा नहीं है कि कॉपी नहीं करते, कॉपी तो करते थे, लेकिन अपना दिमाग लगा लेते थे। हम अपना दिमाग लगा करके अपने हिसाब से क्या करके एडजस्ट करके चीजों को इम्प्लीमेंट करते थे, छापते नहीं थे। कुछ लोग होते हैं वाहियात जो केवल छापते हैं, पाकिस्तान उनमें से ही था। ठीक है ना? वो अपना दिमाग लगाने का नहीं था, कह रहे जो इनने किया ना हम भी वही करेंगे। तो इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रेटेजीज। दोनों ने सिमिलर स्ट्रेटेजीज क्या की? अडॉप्ट की। मतलब ये तो बोलना नहीं चाहिए, तो इंडिया की तौहीन, भारत की तौहीन होगी। इंडिया ने क्या किया? इम्प्लीमेंट किया। इन्होंने तो ऐसा लिखना चाहिए, इन्होंने कॉपी किया। ठीक है ना? सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। मतलब जैसे बता रहा कि दोनों ने सेम सेम क्या काम किया? सिमिलर सिमिलर काम क्या किया? कह रहे कि हमने क्या किया? पब्लिक सेक्टर को क्या किया? ज्यादा इंपोर्टेंस। उसमें कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हाँ जी, सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। हमने ना मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या किया था? अडॉप्ट किया था कि नहीं किया था? नहीं नहीं नहीं, तुम बोलो मत आज। नहीं नहीं, तुम बोलने के नहीं, रहने दो, रहने दो, मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये ये जो ये ऊ तुम्हारी कभी आ में चेंज हो जाएगी ना तुम्हें भी पता नहीं पड़ेगा। और ये सीधी ना, दरअसल क्या है कि एग्जाम से पहले निकल जाएगी ये आवाज, तो कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लोगे। अभी सीधा एग्जाम में जाके निकलेगी ना, तो सीधा, क्योंकि कवरेज रखेगा 4-5 नंबर का चैप्टर कवरेज रखेगा, ज्यादा ही रखेगा, उससे 4-5 से ज्यादा ही रखेगा। तो फिर ये वहीं पे करना जाके आवाजें जो निकालना, उधर भी कह रहे जाओ। हाँ, नहीं कहा ना तुमने। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों कि भारत ने आजादी के बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करके रखा। और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है, अब तो सब बच्चों को पता है कि प्राइमरी रोल किसका ही था, मिक्स्ड होने के बावजूद भी। आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर का रोल था। किसका ज्यादा रोल था भाई? स्केड्यूल ए में किसका रोल था? प्योर प्योर किसका रोल था? पब्लिक का। कितनी इंडस्ट्रीज थी बताना? 17। स्केड्यूल बी में किसका रोल था? पब्लिक और प्राइवेट का, दोनों का था, लेकिन प्राइमरी रोल किसका था? कितनी इंडस्ट्रीज थी इसमें? 12। से नो? बाकी जो चिल्लू पिल्लू बची वो सब किसके लिए? प्राइवेट के लिए। बात समझ में आ रही है? तो मेजर तो रोल किसका था? यही तो लिखा उसने यहाँ पे, बोलो ना। यही तो लिखा, क्या लिखा उसने? कह रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रेटजी सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर। इन्होंने क्या क्रिएट किया? लार्ज पब्लिक सेक्टर क्रिएट किया, जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा था, एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। और खर्चा किया, दोनों ही कंट्रीज ने डेवलपमेंट मतलब अपने सोशल वेलफेयर के लिए, अपने लोगों के लिए क्या किया? खर्चा किया, उनके वेलफेयर के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर किया। टिल द 1980s ऑल थ्री कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। ध्यान से सुनना बच्चों, लगभग लगभग 1980 तक तीनों ही कंट्री की जो ग्रोथ रेट थी वो सिमिलर थी, एक जैसी थी, थोड़ी बहुत ऊंच नीच। और जो पर कैपिटा इनकम थी, फिर ऐसा क्या हुआ 1980 के बाद कि चाइना तो इतना ग्रो कर गया और अपन लोग ग्रो नहीं कर पाए, और ये वाहियात हो गए तीसरे वाले। ठीक है ना? तो वो भी इसी चैप्टर में देखने पर से पता पड़ेगा हमें। लेट अस फर्स्ट एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। लेकिन वो सारी चीजें पढ़ने से पहले पहले एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनका मतलब जो वो है ना, ज्योग्राफिकल एरिया वगैरह करके है, एक बार वो देख लेते हैं कि उससे भी थोड़ा हल्का सा समझ में आता है। जैसे वो है, चाइना है और भारत है, तो इनके पास लैंड एरिया क्या है? ज्यादा है। पाकिस्तान के पास उतना, पॉपुलेशन के महीनों में भी हमने रिकॉर्ड तोड़ के रखे हैं, चाइना वाले हमारे से भी ऊपर है। समझा क्या? जब पाकिस्तान में क्या है? पॉपुलेशन कम है।
अच्छा, डेमोग्राफी भी क्या होगी, चेंज होगी, तो उनका भी फर्क पड़ता है। तो हल्का सा वो उस तरह के फैक्टर में देखेंगे, तब जा करके हम देखेंगे भाई इकोनॉमी पे क्या 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 सिमिलैरिटी थी, क्या डिसिमिलैरिटी थी, किसने कितनी ग्रोथ की। अच्छा, फिर कुछ लोग भी आए होंगे, कुछ लोग इन द सेंस कि जो रूलर्स होंगे उनका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो पॉलिसी मेकर से। अब जैसे भारत में तो डेमोक्रेसी है, क्या है, डेमोक्रेसी है, जबकि चाइना में ऐसी नहीं रही, वहां पे क्या थी, डिक्टेटरशिप टाइप से थी, क्या थी, डिक्टेटरशिप टाइप से थी, ठीक है ना। प्योर उसे डिक्टेटरशिप कह भी नहीं सकते, और उससे कम भी नहीं थी वो, ठीक है ना। उसने बहुत आतंक मचाया वहां पे माओ जेडोंग ने, ठीक है ना। ऐसे ही लेकिन इधर पाकिस्तान में भी क्या है, डेमोक्रेसी है, क्या है, लेकिन क्योंकि साइज में वो बहुत क्या है, कंट्री बहुत कम है, तो बहुत चीजों का फर्क पड़ता है। तो वन बाय वन करके वो सारी चीजें देखते हैं। चाइना के बारे में, ये चाइना का इधर आपको इसकी वो दिख रहा है, मैप दिख रहा है चाइना का, देखते हैं क्या कह रहा है। चाइना इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न एशिया। कहाँ पे सिचुएट करता है चाइना, ईस्टर्न एशिया में। हमारे इधर चले जाओ, उधर ऊपर हिमालय के उधर चले जाओ ना, जैसे भारत का मैप है, तो ईस्टर्न एशिया में इधर चले जाओ, तो चाइना, ठीक है। बाउंडेड बाय द पैसिफिक इन द ईस्ट, और वो किससे घिरा हुआ है, ईस्ट में किससे घिरा हुआ है, पैसिफिक ओशियन से। पैसिफिक के बारे में कुछ आपको कुछ मतलब पैसिफिक ओशियन से कुछ आप रिलेट कर पाते हो कि कोई टॉपिक, रुक अभी डिस्क्लोज मत करना कि पैसिफिक के बारे में कुछ खास बात। सबसे बड़ा ओशियन है, और बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जानते हो, चलो बस याद आया तो इतना ही बहुत है। हाँ जी, वो कह रहे इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कह रहे थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है किसमें, वर्ल्ड में, नेक्स्ट टू रशिया एंड कनाडा, विद एन एरिया ऑफ 9.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। सबसे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा जो लैंड एरिया है पूरे विश्व भर में, वो किसके पास है, रशिया के पास, और उसके बाद कनाडा के पास, और उसके बाद फिर कौन है, चाइना। अपना एरिया कुछ याद है तुम्हें कभी, तो बचपन में मेरे को एग्जैक्ट शायद याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन ज्योग्राफी में जो मैंने पढ़ा था शायद मेरे को कुछ याद आ रहा है हल्का सा, 32 लाख समथिंग कुछ करके, मेरे को बस वो शुरू का ही नंबर याद आ रहा है, 32,87,000 आई थिंक कुछ तो ऐसा। नहीं नहीं, 432, पता नहीं है कितना है, ह्यूमैनिटीज वाले तो बता देंगे। हाँ, पॉइंट्स में है ना वो। हाँ अच्छा, तुमने वो मिलियन में ऐसा कुछ कर दिया, मैं पूरा नंबर, खैर। हाँ जी, हमारा लगभग कितना है बच्चों, 3 पॉइंट समथिंग मिलियन की बात कर रहा हूँ। इधर इसका कितना है, 9 पॉइंट, मतलब हमारे से 3 गुना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, इतना हमारा लैंड एरिया है भारत का। इस हाँ, 3 टाइम्स है, कितना है, 3 टाइम्स है। समझ में आ रही है ना बात, हाँ जी। अच्छा, तो इसका मतलब बच्चों एक चीज समझ में आती है हमें, चाइना की पॉपुलेशन जितनी है, हमारी तो कितनी है, लगभग लगभग एक 150 करोड़ का नंबर आता है। अगर करंट की भी बात करें हम, 150 करोड़ का नंबर एक अगर मोटे मोटे तौर पर देख ले, और लगभग 210 करोड़ किसका आता है, चाइना का नंबर आता है। एक कॉन्सेप्ट होता है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, समझते हो तुम्हें डेंसिटी क्या होती है, क्या होती है, घनत्व, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो उसके हिसाब से देखे ना तुम, अगर एनालाइज कर पा रहे हो, तो चाइना की पॉपुलेशन चलो हमारे से मान लो, वैसे तो है नहीं 1.5 भी, लेकिन चलो मान लो 1.5 टाइम्स हमारे, कितनी है, 1.5 टाइम्स चाइना की पॉपुलेशन, और एरिया कितना है, एरिया हमारे 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यस और नो। तो डेंसिटी कहाँ की ज्यादा होगी, इंडिया की। इससे समझ में आता है ना आपको, यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग, कहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, भारत में कि चाइना में, भारत में। ज्योग्राफी भी पढ़ाई लेता हूँ ठीक ठाक सी। तो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नहीं, ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा हल्का सा इस तरह का एनालिसिस करोगे ना, तो ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है वो याद करने में आपको क्या रहेगी, माइंड में रिटेन करने में आसानी रहेगी। तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है किसके बाद, रशिया के बाद और कनाडा के बाद, कौन, इंडिया क्या चाइना, चाइना किस मामले में, लैंड एरिया के मामले में। बात समझ में आ रही है। अब नीचे में नोट देखोगे तो आप कुछ लिखा हुआ है, बच्चे पूछते हैं भैया विच इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यार इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है ना।
अब इसमें बहुत सारे, एक तो डेटा बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है, गैप बहुत ज्यादा नहीं है, फिर कई कई सारी चीजें चलती है, नॉमिनल चलती है, नॉमिनल चलती है जीडीपी, आपको पता ही है, अब तो मैं क्या ही बताऊं आपको, रियल जीडीपी चलती है। फिर एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, जिंदगी में कमी रह जाती है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी। मैंने पढ़ाया था क्या एक बार आपको परचेजिंग पावर पैरिटी, शायद कुछ बताया था, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं शायद, जब मैंने आपको वो फॉरेन एक्सचेंज रेट के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक कराए थे शायद, जब। हाँ जी, तो एक परचेजिंग पावर पैरिटी भी करके कोई कॉन्सेप्ट होता है। अब ये क्या है ना, इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। तो लार्जेस्ट इकोनॉमी आप यूएसए और चाइना में से तो कोई भी मानो, ठीक है ना, कभी कभी वो यूएसए हो जाती है, कभी कभी वो चाइना हो जाती है। ये मैंने बेसिकली यहाँ पे लिंक डाला हुआ है, ये यहाँ पे मतलब जब भी मैं वो नोट खोलता हूँ अपने यहाँ पे वर्ड में, तो मैं सीधा उस लिंक पे पहुंच जाता हूँ, उसमें अगर कुछ अपडेट होता है तो पता पड़ जाता है। खैर, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से कौन है, चाइना और यूएसए है, और एरिया वाइज कौन है, एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन है, रशिया, बोलो कनाडा, और तीसरा चाइना। अपन लोग तो बहुत कम पीछे आते हैं किसके, चाइना के भी, क्योंकि उनका 1/3, सॉरी हम तो 1/3 ही है उनका, वो हमारे 3 टाइम्स है। चलो देखते हैं। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीआरसी, बोले तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अंडर वन पार्टी रूल, जब से जो चाइना है वो एक पार्टी के रूल में आया है ना, चाइना में क्या इंप्लीमेंट हुआ है, वन पार्टी रूल। ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जितने भी इकोनॉमी के क्रिटिकल सेक्टर्स थे, जो भी सेंसिटिव एरियाज थे, जितने भी क्रिटिकल एंटरप्राइजेस थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, एंड लैंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, जो लैंड किसकी थी, जो इंडिविजुअल्स की जो लैंड थी, वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, वो किसके कंट्रोल में आ चुकी थी। अभी तो बोले थे नमन भैया वहां पे डिक्टेटरशिप थी, अरे बोला तो था मैंने आपको, प्योरली उसे क्या भी नहीं बोल सकते, डिक्टेटरशिप भी नहीं बोल सकते, और डिक्टेटरशिप से कम भी नहीं थी, ठीक है ना। अच्छा, वो कह रहे हैं एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट आर नोन एज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जिनके ऊपर किसका अधिकार होता था, हाँ, जिनके ऊपर, जिन भी एंटरप्राइजेस के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता, मतलब लैंड तुम्हारी है, चलेगी किसकी, लेकिन गवर्नमेंट की, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा, चलेगी किसकी, लेकिन गवर्नमेंट की। तो ये बोलते हो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे एंटरप्राइजेस को क्या बोला जाता था, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। कभी कभी बच्चों जो स्टेट वर्ड है ना, स्टेट वर्ड मैंने शायद पहले भी एक बार डिस्कशन हुआ है हमारा इस तरीके का, मेरे को याद आ रहा है सबकॉन्शियसली, स्टेट जो वर्ड है ना, वो गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है। लॉ ऑफ स्टेट, जैसे यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री, लॉ ऑफ लैंड, है ना, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिनके ऊपर, जिन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंटरप्राइज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था, उनको एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता था, क्या, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, माने गवर्नमेंट कंट्रोल बोल सकते हो, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस बोल सकते हो, भले ही तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी होने के बावजूद भी तुम्हारी नहीं है, फर्म किसकी है, गवर्नमेंट, क्योंकि कंट्रोल तो कौन कर रही है, गवर्नमेंट। दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। इस बात को बच्चों आप समझ सकते हो इन पॉइंट से, इन कुछ पॉइंट से, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है बच्चों ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, GLF। मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, और मैं कुछ इसको समझाने से पहले आपको पहले कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चीन 1949 में बना एक ऐसा देश जिसकी पहचान एक देश से ज्यादा कुछ चेहरों से होती रही। माओ त्से-तुंग चीन के पहले राष्ट्रपति और दुनिया के कई हिस्सों के लिए एक तानाशाह। 1 अक्टूबर 1949 को जब माओ ने चीन की आजादी की घोषणा की तो खुद को उस देश का सबसे बड़ा नेता भी घोषित कर दिया था। सत्ताईस सालों तक चले संघर्ष, विवाद और कई राजनीतिक उठापटक के बाद मिली थी माओ को ये कुर्सी।
चीन के लोग जब तक ये समझ पाते कि उन्होंने किसे चुना है, काफी देर हो चुकी थी। माओ ने सत्ता में आते ही लैंड रिफॉर्म लाए, भूमि सुधार की ऐसी योजना जिसमें जमीन के मालिकों से जमीन को छीनकर लोगों में बांटा जाता था। चीन के लोगों को लगा कि इससे सबको जमीन मिल रही है। चीनी सरकार जमीन के मालिकों या अमीर किसानों को पीट पीट कर मार डालती थी और माओ की इस नीति पर कोई कुछ नहीं कहता था। चीन की आजादी के बाद शुरू हुई ये नीति 1951 तक चली और माना जाता है कि इसमें करीब 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। माओ ने लैंड रिफॉर्म के बाद 1958 की जनवरी में एक और नीति लागू की जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दिया गया। माओ का सोचना था कि वो 15 साल में अपने देश को फैक्ट्रियों और अनाज के दम पर ब्रिटेन से भी आगे ले जाएगा। इस नीति में चीन के लोगों को मजदूर बना दिया गया, किसानों से उनका हक छीन लिया गया, लोगों से जबरदस्ती किसानी कराई गई और उन्हें बकायदा टारगेट दिए गए। फैक्ट्रियों में लोगों से काम लिया जाता था, देश के सारे खेत सरकार के कंट्रोल में आ गए और वहां काम करने वाले लोगों का भी उस अनाज पर कोई हक नहीं था। ज्यादा अनाज पैदा करने के लालच में लगे माओ ने ये साफ कर दिया था कि खेतों में काम करने वाले लोगों को तभी खाने के लिए अनाज मिलेगा जब वो अपने काम के टारगेट पूरे करेंगे। आदमी औरत बच्चे बूढ़े सभी 2 वक्त के खाने के लिए दिन रात काम करते और जो थोड़ा भी कमजोर पड़ता उसे सरकारी अधिकारियों और सैनिकों का गुस्सा झेलना पड़ता था। माओ के सामने चीन का कोई भी अधिकारी सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पूरे देश में जबरदस्ती किसानी कराई जा रही थी, लेकिन फसल का उत्पादन बढ़ नहीं रहा था। इसके बावजूद चीनी अधिकारियों ने माओ से झूठ कहा और वो उस पर आगे भी बढ़ते रहे। माओ का एक और अजीब आइडिया था गौरैया को मारने का। माओ ने कहा कि ये पक्षी अनाज खा जाते हैं और हमें इन्हें मारकर अनाज बचाना चाहिए। फिर क्या था, पूरे चीन में लोगों ने गौरैया को मारना शुरू कर दिया। गौरैया तो मरने लगी, लेकिन फसल खाने वाले कीड़ों का बढ़ना शुरू हो गया और अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। 1959 से अनाज को चीन के बाहर भेजकर फायदा पाने का ये प्लान 3 साल में ही बर्बाद हो गया। चीन में लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। सरकार अनाज लोगों में बांटने की जगह उसे विदेश में बेचकर सिर्फ मुनाफा कमाना चाहती थी। लोग भूखे मरने लगे, बच्चे कुपोषित होने लगे, लेकिन माओ ने उफ तक नहीं की। चीन में लगातार खेतों में काम करने की नीति ने एक ऐसे अकाल को जन्म दिया जो 1959 से 1961 तक चला। कम से कम 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। 15 साल के लिए शुरू की गई अपनी नीति को माओ को 1960 में ही खत्म करना पड़ा था। सोलह मई बच्चों यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ने हैं। अब ठीक है, जैसा आपका इंटरेस्ट है मैं उसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल तुम इस मूड में हो नहीं कि तुम्हें पढ़ाया जाए बहुत अच्छे से। अब जैसे तुम मूड में हो तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चाइना में जो हुआ, चाइना में हुआ क्या, तो एक तो उसने GLF कैंपेन चालू किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जिसके बारे में उसने यहाँ पे बताया कि आपको हल्का सा कुछ तो आइडिया लगा होगा आपको कि उसने क्या किया। ठीक है, ये तो ठीक है कि मैंने बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाई इस चैप्टर की, या माओ के बारे में भी आपको बताया नहीं, तो आप इसे अभी से हल्के में ले रहे हो, चल ठीक है। हाँ,
माओ है, कोई तो इंसान होगा, लेकिन ये कितना खतरनाक इंसान था, तुम्हारी रूह काँप जाएगी अगर मैंने अभी बोलना चालू किया, इसके बारे में बताना चालू किया। ठीक है, मैं बोल ही चुका हूँ आपको कि जैसा आपका इंटरेस्ट है वैसे ही बता रहा हूँ। तो 1958 में इसने जीएलएफ चालू किया, उससे कोई खास बात नहीं बनी। जो ये चाहता था पाना, वो ये पा नहीं सका और इसे फिर वो बंद करना पड़ा। लेकिन इसे ऐसा लग रहा था कि इसकी पावर क्या कर रही थी, इसकी पावर जा रही थी। तो इनने 90 मतलब जैसे होता है ना कि किसी का होता है कुछ, तो जैसे कोई तो रंगमंच जमाते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, तो ये कुछ इस तरह के कार्यक्रम करता रहता था कि जहाँ पे मरने मारने की बात हो। हाँ, इसके खून में मतलब ये इतना इतना दरिंदा अगर तुम बोलो इसे तो कोई कम नहीं होगा, जिनने चिड़िया तक को नहीं छोड़ा। भाई एक चिड़िया कितना ही खा लेगी, एक चिड़िया कितना ही खा लेगी। तो जिनने चिड़िया को नहीं छोड़ा, तो उसे क्या इंसानों को मारने में क्या डर लगता होगा? बहुत 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 ज्यादा क्या था, ये निर्दयी था। इनने लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए, और अभी तो इसकी असली कहानी तो तुमने सुनी नहीं है। इनने 1966 में, कोई तो कह रहा था कि अभी अधूरी रह गई, तारीख अधूरी रह गई, कोई बात नहीं, कर देंगे, पूरी कर देंगे। 16 मई 1966 को, 1966 में इसने एक कैंपेन चालू किया, एक और, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। असली आतंक तो इसने यहाँ पे मचाया, जहाँ पे कोई हिसाब नहीं कि कितने लोग मरे, कितने मारे। इनने आर्मी तैयार करी, जिस आर्मी को बोला जाता है रेड गार्ड। रेड गार्ड वो जो मरने मारने के लिए उतारू थे, जो इसकी सोच से बड़े प्रभावित थे, इससे इन्फ्लुएंस थे। इनको ये ऑर्डर भी ऐसे पुलिस को बोल के रखा था, रेड गार्ड को कुछ नहीं बोलने का, ये जो करे सब सही है। बिकॉज इसने, और सारे उसमें जो रेड गार्ड, जो इस आर्मी में जो भी लोग थे, वो लोग कम, बच्चे ज्यादा थे। बच्चे इन द सेंस कि स्कूल्स के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, जिनको भी दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है। हाँ, जिन्हें मरने मारने के लिए, जिनका माइंड वॉश किया जा सकता है, ब्रेन वॉश किया जा सकता है, वो चीज। और क्या क्या तो इन्होंने नहीं किया, लूटा इन्होंने लोगों को, लोगों के साथ रेप इन्होंने किए, और स्कूल्स इन्होंने खत्म किए, क्योंकि माओ चाहता था कि बस उसी की सोच चले। जितने भी ओल्ड ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, लिटरेचर, जितने भी टैक्स थे, उन सबको क्या किया जाए, खत्म किया जाए, और केवल एक सोच चले पूरे देश के अंदर। जो सोच थी वो किसकी? माओवादी सोच। कौन सी सोच? उसकी सोच चले, जो वो चाहता था। उसने ओल्ड हैबिट्स पे, ओल्ड पीपल पे, ओल्ड कस्टम पे, इन सबको, इसको बर्बाद करने का इसने क्या किया, ऐसा कैंपेन चलाया। इस कैंपेन को इसने नाम दिया, वही जो मैंने शुरू में बताया था आपको, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये कल्चर ही, दौर ही किसका लाना चाहता था? अपना लाना चाहता था। ठीक है ना? हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, और जो जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, सबको नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि इसका मानना ये था कि जो पुरानी, जो चलती हुई आ रही है, जो टेक्स्ट चलता आ रहा है, जो सोच चलती हुई आ रही है, वो सोच यहीं से ही जनरेट होती है। मानना क्या है, वो होता ही है कि जो हमारा एंशिएंट जो कल्चर होता है, वो स्कूल्स होते हैं या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ही इम्पार्ट करते हैं। कह रहे इसने इन पे ही अटैक किया, रूट पे ही अटैक किया, कि ना रहेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन, और ना ही आगे इनकी रहेगी सोच जो पहले से चलती हुई आ रही है। और अपनी सोच ये किसके थ्रू सर्कुलेट करा रहा था? रेड गार्ड्स के थ्रू, जिसको इसने जो आर्मी बनाई, रेड आर्मी। तो अभी देखो, ये तो इस जो वीडियो जो है, ये इसका एक हिस्सा था, जहाँ पे अभी इसने जीएलएफ के बारे में बात करी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी, जीएलएफ भी और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन भी। अब ये बात करेगा इस वीडियो में आगे किसकी? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। तो सुनो थोड़ा इसके बारे में। 1966 को माओ ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। इसे कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्रांति के नाम पर लोगों का कत्ल करने के लिए माओ ने अपने ही देश के युवाओं को हथियार बनाया। अपने विचारों को उसने एक किताब की शक्ल दी, जिसे रेड बुक कहा गया।
इस रेड बुक को लेकर पढ़ने वाले युवाओं को रेड गार्ड का नाम मिला। ये रेड गार्ड पूरे चीन में आतंक का नाम बन चुके थे। स्कूलों कॉलेजों में अपने टीचर्स को ये गार्ड घेर लेते और माओ की रेड बुक को अपनाने कहते। जो कोई भी माओ के विचार का विरोध करता या फिर उससे अलग बात कहता, उसे पीट पीट कर मार डाला जाता था। लोगों के सर खून इतना चढ़ चुका था कि वो अपने माता पिता को भी माओ के विचारों के लिए मार डालते थे। माओ ने युवाओं के जरिए देश भर में अपने खिलाफ सोचने वाले हर शख्स की हत्या करवा दी थी। चीन की इस सांस्कृतिक क्रांति में उस देश का इतिहास, विदेशी संगीत, किताबें और कला सब कुछ खत्म हो गया और सिर्फ माओ, उसके विचार और खूनी लाल रंग ही बचा। चीन की ये सांस्कृतिक क्रांति खत्म हुई माओ की मौत के साथ। 9 सितंबर 1976 को माओ की मौत के साथ चीन में खत्म हुआ दौर एक हिंसक, अपने ही लोगों को मारने वाले क्रूर शासक या यूं कहें तानाशाह माओ से तुंग का। माओ की मौत के बाद चीन में फिर एक चेहरा सामने आया जिसने चीन के चेहरे को ही दुनिया के सामने बदल कर रख दिया था। ये चेहरा था डेंग जियाओपिंग का। डेंग जियाओपिंग वो शख्स जिसे खुद माओ ने अपना उप कप्तान चुना था। माओ से तुंग के करीब दिखने वाले चुनिंदा चेहरों में से एक डेंग का था। वो शख्स जो माओ की लैंड रिफॉर्म और ग्रेट लीप फॉरवर्ड के पीछे था। सांस्कृतिक क्रांति के वक्त माओ के दुश्मनों तक में शामिल हो गया था। एक वक्त में माओ के खिलाफ माने जाने वाले डेंग माओ की मौत के बाद बड़ी तेजी से चीन के सर्वोच्च नेता बन गए। 1978 में डेंग ने आर्थिक सुधारों की नीति को चीन में लागू किया और उसके साथ ही बंद और खस्ता हाल हो रहे चीन की हालत में बदलाव आना भी शुरू हो गया। 1979 में चीन पर इसका असर दिखना शुरू हुआ और माओ के बंद किए चीन के रास्ते डेंग ने दुनिया भर के लिए खोले। डेंग जियाओपिंग एक ऐसे चीनी नेता के तौर पर उभर कर सामने आए जिसने वक्त को समझा। 1979 में उन्होंने अमेरिका का दौरा किया और वहां से कई बिजनेसमैन को चीन में इन्वेस्ट करने के लिए मनाया। साथ ही दुनिया को भी संदेश दिया कि चीन बदल चुका है। डेंग की सोच साफ थी कि चीन को पैसे की जरूरत है और पैसे की ताकत के दम पर ही वो दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, ना कि अपने बनाए नियमों पर। डेंग ने चीन में विदेशियों को बिजनेस करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, जहां फैक्ट्रियों को छूट मिली और टैक्स से राहत के साथ पूरे चीन का बाजार उनके लिए खोल दिया गया। देखो, जो माओ जेडोंग ने किया है वो तो बहुत तबाही मचाने वाला मतलब काम किया है। उसने बर्बाद ही किया है। उसका इम्पैक्ट चाइना में आज भी देखने मिलता है। लेकिन जब से ये बंदा है डेंग, तो इनने कुछ क्या किया, सुधार किया। कह रहे ऐसे मरने मारने से काम नहीं चलेगा, हमें बिजनेस पे क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। ये बाकी दूसरी कंट्रीज में गया, वहां पे इन्वेस्टमेंट लेके आया। आज जो आप चाइना देखते हो कि चाइना आज इतना कॉस्ट इफेक्टिव है ना, वो इन्हीं पॉलिसीज की वजह से जो 1978 से चालू हो चुकी थी। बात समझ में आती है? फिलहाल पूरा देखिएगा। जल्द ही चीन में इसका असर देखने को मिला और दुनिया की कई बड़ी कंपनियां चीन में आने लगी। डेंग ने न सिर्फ बिजनेस के लिए चीन के दरवाजे खोले, बल्कि उन्होंने 4 तरीकों से चीन को माओ के राज से बाहर लाने की कोशिश की। इन 4 तरीकों में आर्थिक रास्ते या बिजनेस के बाद थी कृषि की बारी, जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति ने बर्बाद कर दिया था। इसके साथ ही विज्ञान और सैन्य क्षेत्र में डेंग ने काफी जोर दिया, जिससे
तकनीक या ताकत, दोनों ही मामलों में चीन दुनिया की एक बड़ी शक्ति बन सके। अपने देश में बाहरी दुनिया को आने देने वाले डेंग ने अपने ही लोगों पर वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, यानी चीन के लोग, खास तौर पर औरतें, अपने जन्म देने के अधिकार का भी प्रयोग एक से ज्यादा बार नहीं कर सकती थीं, पैसों और मार्केट के आने। ये चर्चा बच्चों हमारी पहले भी हुई थी जब मैंने आपको वन चाइल्ड पॉलिसी समझाई थी। मैं भारत के कंटेक्स्ट में बता रहा था आपको कि क्यों वन चाइल्ड पॉलिसी है, टू चाइल्ड पॉलिसी इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज ये पॉलिसी ऑलरेडी चाइना अडॉप्ट करके रख चुकी है और ऐसे नहीं भारत में भी अडॉप्ट हुई है, उसका कोई सस्टेनेबल, कोई लॉन्ग टर्म उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं मिले। ठीक है ना, इसका सीधा सीधा कनेक्शन हेल्थ केयर से है और एजुकेशन से है। तो ये वन चाइल्ड पॉलिसी के जो हमने जिक्र वहां पे किया था, मैंने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम समझाई थी। कौन सी वाली, खासकर कौन सी वाली प्रॉब्लम, 4-1 चाइना उसको सफर कर चुका है, फेस कर चुका है। तो इनकी ये पॉलिसी भी घटिया रही, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ये वाहियात रही इनकी पॉलिसी। अल्टीमेटली इन्हें बाद में आकर के ये पॉलिसी को क्या करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। मतलब ये वीडियो दिखाने का पर्पस मेरा ये है कि आगे चाइना के अब जितने भी टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं, एक वीडियो में इसमें हल्का सा एक आपको बेस मिलेगा कि हमें पढ़ना क्या है। मैं सीधा जीएलएफ पे लेके आऊँ, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन पे लेके आऊँ और उसमें टेक्निकल चीजें तुम्हारे साथ शेयर करना शुरू कर दूं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से समझ नहीं पाओगे। लेकिन एक बार हल्का सा ओवरव्यू देख लो, 2-3 वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। वो बात अलग है कि मैंने बहुत ज्यादा माहौल नहीं बनाया, नहीं बताया इसके बारे में, भूमिका नहीं बनाई, ठीक है, वो टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हुए। लेकिन आपको इतना समझेगा कि हाँ ओवरऑल चाइना में हुआ क्या था, ठीक है ना। उसके बाद वो टेक्स्ट तुम पढ़ोगे ना, बहुत टेक्निकल टेक्स्ट है, खासकर कल्चरल रेवोल्यूशन का तो टेक्निकल टेक्स्ट है। अब वो टेक्स्ट जब तुम पढ़ते जाओगे, तुम्हारे माइंड में खुद, अगर ये वीडियो को तुम अच्छे से देख रहे होंगे, इसके कॉन्सेप्ट देख सुन रहे होंगे, तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा, अच्छा ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, ये लिख रहा है। अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होती है। चलो आगे देखो अभी। के साथ चीन में भ्रष्टाचार भी बढ़ा था। लोग अपनी आजादी भी चाहते थे। 1989 में चीनी युवा अपनी बोलने की, प्रेस की और देश में अपने अधिकारों की आजादी की मांग लिए सड़कों पर उतरे थे। चीन के बदलाव की निशानी रहे थियानमेन चौराहे पर हर रोज हजारों युवा जमा होते और आजादी की मांग रखते। चीन को ये विरोध हजम नहीं हुआ और 15 अप्रैल से चले आ रहे इस विरोध को दबाने के लिए 3 जून की रात चीनी सेना ने थियानमेन चौराहे पर अपने ही लोगों पर गोलियां चला दी। हजारों चीनी उस रात मारे गए और एक बार फिर मर गया चीन में लोगों के अधिकारों का सपना। 2013 में चीन में एक बार फिर एक नया चेहरा सामने आया, शी जिनपिंग का चेहरा। हाँ जी बच्चों, ये तो कहानी ओवरऑल चाइना की थी, बहुत शॉर्ट में, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। डिटेल में तो हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उसने नहीं बताई, तो टेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। और ये कहानी थी किस से किस तक की, माओ से शी जिनपिंग तक की। और बीच में कौन आया, डेंग। कौन आया, ये 2-3 नाम याद रख पाओगे आप, माओ जीडोंग, और दूसरे नंबर पे आया कौन, डेंग। अच्छा, इनमें सबसे खतरनाक कौन था, हाँ। उसके बाद उसने आके कुछ सुधार किए, रिफॉर्म्स किए, किसने, डेंग ने, ठीक है ना। उसके बाद अभी कौन है, शी जिनपिंग, ठीक है ना। चलो बच्चों, अभी इसमें ना, इसने ये तो ओवरऑल समरी टाइप से था, लेकिन कल्चरल रिवॉल्यूशन के बारे में इसने बहुत ज्यादा अभी नहीं बताया, ठीक है ना। मतलब रूह कपाने वाली बात तो बताई नहीं है अभी, ऊपर ऊपर से पता चला। एक वीडियो वो भी देखते हैं।
शायद कुछ पता चले कि कितना क्रूर था ये, कितना निर्दयी था। क्या चीज? हाँ जी। Mao Zedong once Mao Zedong Wansui lived 10,000 years. In 1966, Mao Zedong had a problem. The Chinese leader, who had led a peasant army to victory in the Chinese Civil War and established the Communist People's Republic of China in 1949, was getting old. Worse, his radical policies had devastated the country and triggered the deadliest famine known to human history. By the early 1960s, Mao's once great influence and public presence were at an all-time low. And there were rumors that he was dying, or even dead already. He needed to find a way to seal his legacy as the face of Chinese communism, and a new revolution to lead. It started in a river. The Great Leap Forward was a disaster. It was Mao's 1958 plan to quickly industrialize China by working its massive peasant population non-stop. He promised इतनी बात तो बच्चों को समझ में आती होगी कि इनने चालू किया एग्रीकल्चर से। किससे चालू किया? एग्रीकल्चर से। इसको लगता था कि हम एक्सपोर्ट करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। और इतना भयंकर इसने क्या किया, लोगों के ऊपर अत्याचार किया कि लोगों से काम कराता था, इनफैक्ट उनके बच्चों से काम कराता था, उनको भी खाने के लिए कुछ नहीं देता था। थोड़ा बहुत जो चिड़िया खा लेती थी, गोरैया खा लेती थी, आजकल तो दिखती नहीं है वो। अभी पहले तो अभी 10 एक साल पहले तक तो आपके छत वगैरह पे आप बैठे रहते थे तो आ ही जाती थी। आजकल तो इधर भारत में भी नहीं दिखती है, ठीक है ना? हाँ जी। तो उसको भी अगर उसने मराया तो मतलब सोचो कि कितना पैसा कमाना चाहता था, कितना पैसे की भूख थी उसके अंदर। खैर, फिर उसने ना इस चीज को छोड़ करके उन्होंने बोला कि लोगों को जो उनके ही घर वगैरह है, उनके ही बैकयार्ड्स में वो क्या करें, इंडस्ट्रीज लगाए। क्या लगाए? उनने भी बर्बाद किया। कुछ बन नहीं रहा था, कुछ ताल जम नहीं रही थी, इसने इसको भी बंद किया। और धीरे धीरे क्या होता जा रहा था ना, इसका जो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी चलती थी वहां पे, कौन चलती थी? दरअसल क्या होता है, एक इंसान जिसकी पॉलिसीज फेलियर पे फेलियर, फेलियर पे फेलियर, फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही हो, पार्टी में से भी उसका जो क्या बोलो, रुतबा बोलो, जलवा बोलो, वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो उस रुतबे को, उस जलवे को वापस से कायम करने के लिए इन्होंने 1966 में क्या किया? कल्चरल रेवोल्यूशन चलाया। उसके बारे में अब तो पहले तो हल्का सा इसके बारे में बता रहा, बेसिक वाले के बारे में जो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब फिर उसके बारे में आगे बताएगा ये, है ना? और फिर एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो लोग जिनने खुद अपनी आंखों से वो बर्बादी का वो जो मंजर देखा है, वो बयां करते कि क्या क्या उसने करवाया था। उसके बाद फिर मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा। शायद आज पता नहीं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन काफी हद तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जीएलएफ क्या था और कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था। कल्चरल रेवोल्यूशन का ही दूसरा नाम क्या है? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। to transform the People's Republic into an instant paradise through the sheer force of numbers. Forcing workers in the countryside to farm crops on government-run communes, and millions more to manufacture crude steel in homemade blast furnaces. And even though Mao told the world that the plan was succeeding, everywhere the communists report, production records are being broken. The truth was much more. दरअसल ये इतना खतरनाक था
कि कोई भी अगर इंसान इसके सामने सच बोलता था ना और वो सच इसके अगेंस्ट हो तो ये उसको ही मरवा देता था। ऐसा हमने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि कोई इंसान सच बोल रहा है, कह रहे ठाकुर साहब ऐसे हो गया, या कोई तो विलन है, उन्होंने उसके सामने सच बोला कि ऐसे तुम्हारी पावर जा रही है, ये सही नहीं चल रहा है, ये गलत कर रहे हो, तो कह रहे हमें सुनने की आदत नहीं है। कभी कभी तुमने ऐसे अमरीश पुरी की मूवी में देखा होगा, सुनने की आदत नहीं है तो उधर से टपका दिया, है ना। तो ये वैसा ही था। तो इसके जो अधिकारी थे, जिसके साथ में और भी जो लोग काम करने वाले थे, वो डरते थे इससे, है ना। तो कुछ लोगों की आदत होती है ना वो ऐसा चापलूसी करने की, तो उन्होंने वो करना चालू कर दिया, जो फालतू को मक्खन लगाते हैं, जी तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। तो वो काम इसने चालू कर दिया, लोगों ने, इसके साथ में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने ये काम करना चालू कर दिया। अब एक्चुअल में तो हो कुछ ही रहा है, वहां लोग त्रस्त है, परेशान है, इससे परेशान है, इसे हटाना चाहते हैं, लेकिन लोग इसको जो रिपोर्ट लाके दे रहे हैं, अरे जी सब तुम्हें पूज रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मजा ले रहे हैं, सब कह रहे हैं कि जी यही हमारे भगवान है, सब तुम्हारी बात मान रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें करते लोग इसके यहाँ। तो ये वो जो इसकी पावर थी, तो वो पावर इसकी ऐसे खोती चली गई कि एक्चुअल में तो हो कुछ और रहा था, लेकिन रिपोर्ट, क्योंकि उन्हें कोई ना मरना था जो लाके रिपोर्ट दे रहा है। मानो ने आगे बोला जी गाली दे रहे तुम्हें, कह रहे कि बहुत इनने तो रायता फैला दिया, कह रहे पहले से ही हटाओ, ठीक है ना, रास्ते में से। तो वैसा desperate. They flood the fields, exhaust the soil, and farm production, instead of going up, goes down. The Chinese people were being forced to work tirelessly on land they once owned themselves, and they were starting to lose morale. And despite reports of widespread famine with millions of people starving to death, Mao kept production quotas high. The pace grows more frantic. Ceaselessly without rest, one observer writes, the countryside is in convulsion. Mao's Great Leap Forward ended in 1962. By that time, somewhere between 23 and 55 million people had died in the famine. Over in the Soviet Union, a different political upheaval was happening. Soviet leader Joseph Stalin, who Mao modeled himself after, was dead. Mao watched as Nikita Khrushchev, Stalin's successor, implemented a period known as de-Stalinization. Khrushchev set out to reverse many of Stalin's policies and dismantle the personality cult that had formed around him. Mao saw his own legacy potentially suffering the same fate. His communist revolution was long over, and ideas weren't taken as seriously after the disaster of the Great Leap Forward. It was starting to look like Mao's place in the pantheon of powerful communist figures like Vladimir Lenin and Karl Marx was in peril. This is where the river comes in. Mao had a reputation for being a strong swimmer, and even used it as a symbol of his ideology. In 1956, he swam across China's biggest river, the Yangtze, in 3 highly publicized swims to demonstrate that big things like US imperialism didn't intimidate him. 10 years later, Mao took on the Yangtze again to dispel rumors of his failing health, this time with cheering crowds swimming alongside him. He brought his personal photographer, who snapped this photo of the aging dictator in the river, and another one showing Mao waving to his fellow swimmers with the landmark Wuhan Yangtze River Bridge behind him, an iconic architectural achievement of the communist government and proof that he was at the Yangtze. The swim made the front page of China's state newspaper, reporting that Mao swam around 15 kilometers, a little more than 9 miles, in a span of 65 minutes, which meant the 72-year-old would have shattered world speed records. A lot of people outside of China laughed at the outlandish story, but some saw the swim for what it was, a sinister sign, pointing out that Mao's swims from a decade earlier preceded the catastrophic Great Leap Forward. Experts feared that Mao was on the verge of kicking off another disastrous period of turmoil in China. They were right. 2 months before the swim, Mao had announced the beginning of his Great Proletarian Cultural Revolution, a call to hunt down and eliminate the bourgeoisie who had sneaked into the party, basically to purge the government of anyone who strayed from principles of Maoism. And it kicked into high gear after his historic swim, which prompted a craze for swimming in China, but more importantly, a craze for Mao, especially among the group that Mao wanted to influence the most, China's youth. Writer Lang Heng recalled that seeing Mao as human flesh and blood after the Yangtze swim resolved him to serve him with all his heart. Millions of Chinese youth organized into the fanatical Red Guards, a paramilitary force concentrated mostly in Chinese cities. And with Mao's blessing, they wreaked havoc in the name of cultural revolution.
Their mission was to destroy the four olds. Old culture, old ideology, old customs, old traditions, all of the olds must be destroyed. The idea was basically to tear down the vestiges of Imperial China and rewrite history centered around Mao Zedong, renaming buildings and streets, destroying cultural sites, and violently humiliating and often torturing and murdering anyone they accused of opposing Mao's ideas, which they plastered all over the cities and carried in their pockets in the form of Mao's Little Red Book, a collection of his sayings and principles. And although the violent Red Guards were basically dissolved by 1969, the Cultural Revolution is considered to have continued until Mao's death in 1976, ending a decade of destruction that had elevated the leader to godlike levels and resulted in over 1 million people dead. The chaos of the Cultural Revolution scarred China for generations, but Mao basically got what he wanted. Even though the Chinese Communist Party condemned the Cultural Revolution in 1981 and Chinese communism diverted away from Maoism, they didn't denounce Mao himself. The Cultural Revolution solidified Mao's cult of personality, and that influence has lasted. Mao's swim, which is still commemorated each year in China, was more than a display of strength. It was a message to get behind Mao as he began his last revolution. एक लास्ट वीडियो बच्चों, जो इंसान शेयर करेगा कि कितना खतरनाक माओ जेडोंग था, और उसके बाद हम अपना टेक्स्ट पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है जी। In 1966, I was in the middle school when the Cultural Revolution started. The biggest nation on earth, China, is in turmoil. Is China's aging leader, Mao Zedong, losing control? Has Mao gone mad, driven perhaps to megalomania by the hysterical adjutant? मतलब वो बर्बादी की ओर ले जाना। जब इंसान की पावर जाती है ना, तो सबसे पहले उसका दिमाग खराब होता है। जब इंसान की पावर जाती है तो सबसे पहले उसका दिमाग खराब होता है और उसकी लैंग्वेज चेंज होती है। यही इसने किया। जब इसकी पावर इसके हाथों से जा रही थी और इसका जो वर्चस्व, इसकी जो डोमिनेंसी थी, जो इसका रुतबा, इसका जो जलवा पूरे देश के अंदर से खत्म हो रहा था, तो इसका दिमाग खराब हुआ और इनने वही, हमेशा ऐसे ही होता है, आज भी ऐसे ही होता है, आज भी ऐसे ही होता है। किसी भी कंट्री का आप एग्जांपल देखो जिसमें किसी पर्टिकुलर लीडर की पावर जा रही हो, तो वो अपनी पावर को रीअसर्ट करने के लिए लोगों को मारता है और मरवाता है। तभी वो खौफ, जो खोया हुआ जो खौफ था, वो वापस से बैठाया जा सकता है। सुनो भाई साहब की जुबानी, ये उस टाइम पे मिडिल स्कूल में थे। Of the teenage Red Guard. Of course, I joined. It's glorious to join here. I was totally pour my energy, even my life, into it to support whatever Mao asked me to do. Mao had decided to mobilize the young people as the driving force of a vast campaign to purify the Communist Party. There was to be a new revolution, a cultural revolution, a revolution in people's thinking. We went to Beijing. Mao received us after we arrived. We walked out in the middle of night
because in the morning we are going to walk through Tiananmen Square to see our great leader. It was exciting. We thought he was a god. Inspired by Mao, the Red Guards went wild in their enthusiasm to keep the revolution alive. They worship Mao as their leader and follow his instructions without question. They consider long hair and Western-style clothes uncommunist. Teachers were the target of the political campaign. Mao taught us they have to receive the re-education by the worker and peasant. My female teacher, I love. She liked to wear beautiful clothes. She cared for appearance. There was a criminal accusation. One boy went to her bedroom and lead so many people. She went there to cut her hair. I went there too late. The hair has been cut already. He was humiliated, and I couldn't help. I couldn't rescue her. Shame on me. Shame on me. After reports of riotings, beatings up, and even murder, the Red Guards seem to have gone too far. Their leaders have told them to cool off and go and help with the harvest. The end of 1967, I began to kind of reflection, and I found that Mao was not in control of the Cultural Revolution. And we lucky live in the southern China. There is a choice to escape to Hong Kong. I took this risk and begin to my free life. I studied sociology and later on went to UC Berkeley for political science. In America, I settled with my family, children, grandchildren, and also my career, my business. I'm 70 now. Now is the Red Guard generation 70. I hope that they reflect, they regret, they re-examine what should we prevent this kind of human tragedy happen again. आई होप आपको 10-20% कुछ तो समझा होगा, क्योंकि एक थोड़ा स्क्रीन कास्टिंग में भी प्रॉब्लम थी। खैर, कुछ कमी मैं पूरी कर दूंगा जो आपको नहीं समझ में आई, और जो नहीं आई, जिसे नहीं आई तो नहीं आई, इसमें क्या ही कर सकते। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, बस आज ये पढ़ा रहा हूँ, कल्चरल रेवोल्यूशन कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर कह रहा हूँ, मत छोड़ के जाना ना तो जीएलएफ को ना कल्चरल रेवोल्यूशन को। पता नहीं अंदर से क्यों ऐसा मन कर रहा है कि एक टॉपिक तो आपके एग्जाम में है इनमें से। इन 1958 एन इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्राम, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कौन सा प्रोग्राम था। जैसे जीएलएफ है, जीएलएफ दोनों ही था, इकोनॉमिक भी था और सोशल भी था। इकोनॉमिक इसलिए इसे पैसा कमाना था एक्सपोर्ट करके, सोशल इसलिए लोगों को एंगेज किया, तो सामाजिकली भी वो क्या था, जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। 1958 में चालू किया इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्राम, जिसका नाम क्या दिया इसने, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इट वाज इनिशिएटेड बाय माओ जेडोंग टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी। ये इसने चालू किया चाइना की इकोनॉमी को क्या करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। दिस कैंपेन एम्ड टू ट्रांसफॉर्म द एग्रेरियन इकोनॉमी, क्योंकि चालू इसने कहां से किया था, एग्रेरियन इकोनॉमी से। तो अब इसने उसके साथ साथ में एक चीज और लोगों को अपील की, और लोग इसकी बात मानते थे। मतलब एक तो ये है कि मानते हैं, एक ये है कि मानना पड़ता था, तो मानना पड़ता था बिकॉज लोग सवाल जवाब नहीं करते थे इससे, जो इन्हें बोल दिया। आधे लोग तो ऐसे होते थे, मतलब वो भगवान ही मानते थे इसे, है ना। जिन लोगों को तो लगता था कि नहीं ये गलत हो रहा है,
वो सवाल नहीं करते थे, क्योंकि अगले अभी सांस चल रही है तुम्हारी, नहीं चलेगी सांस। बस उस टाइम के लिए तो भगवान वाकई में भगवान ये था, क्योंकि सबकी सांसें इसी के हाथ में थी। ये जिसको चाहे उसको आबाद कर दे, जिसको चाहे उसको मरवा दे। ठीक है, ये कैंपेन का मकसद था एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी बनाना थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वही बात मैं कह रहा हूँ कि चालू किया था एग्रीकल्चर से, और बाद में इसने अपील की लोगों को इंडस्ट्रीज लगाने की, अपने बैकवर्ड जो वो थे घर में ही छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बैकयार्ड में लगाने के लिए। कह रहा है अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। लोगों को एनकरेज किया गया कि वो अपने बैकयार्ड्स में ही क्या लगाए, इंडस्ट्रीज लगाए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाए। इन रूरल एरिया में किसको फोकस करता था ये? कॉम्यून्स वर स्टार्टेड। कौन से सिस्टम को स्टार्ट किया था? कॉम्यून। बता सकते हो? उधर वीडियो में बताया था किन्ने कॉम्यून्स बनाए। कह रहे हमने ध्यान ही नहीं दिया। कॉम्यून इज अ ग्रुप ऑफ so many people who collectively cultivate the farmland। इनने क्या करे? बहुत सारे लोगों के क्या बनाए? ग्रुप्स बनाए, अलग अलग क्या बनाए? ग्रुप्स बनाए। उन ग्रुप्स को कॉम्यून बोल रहे। क्या बोल रहे? कॉम्यून। वो कलेक्टिवली क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। ऐसे नहीं मेरी जमीन है तो मैं ही करूंगा, अबे तू अपने घर जा, तेरी जमीन है, हम ग्रुप बना के दे रहे हैं, ये लोगों का ग्रुप है, ये सारे लोग क्या करेंगे? इसमें कल्टीवेशन करेंगे। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्यून सिस्टम स्टार्ट किया गया। अंडर द कॉम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टीवेट लैंड। लोग क्या करते थे? कलेक्टिवली लैंड को कल्टीवेट करते थे। 1958 में देयर वर 26,000 कॉम्यून्स। कितने ग्रुप्स बनाए गए? 26,000 ग्रुप्स बनाए गए, कवरिंग ऑल द फार्म पॉपुलेशन, जिसने लगभग जो भी एग्रीकल्चर करने वाली में इन्वॉल्व होने वाली जो पॉपुलेशन थी वो सब कवर इन 26,000 कॉम्यून्स के थ्रू की गई। ठीक है ना? अच्छा, द अटेम्प्ट टू कलेक्टिवाइज फार्मिंग लेड टू फूड शॉर्टेज। काम ही तो करवाता था, उन्हें खाने के लिए कोई ना देता था, उनके बच्चों तक को भी खाने के लिए नहीं देता, उल्टा किसी ने अगर खा ले तो बहुत गंदे तरीके से पिटाई करवाता था। ठीक है ना? कह रहे कि काम करो, और काम भी ऐसे नहीं नॉर्मल वर्किंग आवर्स, मतलब जितना ओवर टाइम जितना हो सकता था, बेरहमी के साथ मार करके पीट करके जैसे भी। द अटेम्प्ट टू कलेक्टिवाइज फार्मिंग लेड टू फूड शॉर्टेज। इससे चाइना में क्या हुआ? फूड शॉर्टेज हुई। ये तो नंबर बहुत कम लिखा है, एक्चुअल में तो नंबर बहुत ज्यादा था, ये लगभग 55 मिलियन तक भी आप मान के चलो, इस नंबर को वीडियो में भी बताया गया 23 से 55 मिलियन। तो कह रहे कि फूड शॉर्टेज हुई एंड द लार्जेस्ट फेमाइन इन हिस्ट्री। और वहां पे क्या हुआ? जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो फेमाइन जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है ना, भूखमरी जिसे आप बोल सकते हो, तो वो वहां पे हुआ। वो कह रहे हैं अ सेवियर ड्रॉट कॉज्ड हैवोक इन चाइना। मतलब एक बहुत बड़ा जो फूड की शॉर्टेज जिसने चाइना में हैवोक, समझते हो आप क्या है? हाँ, हैवोक बर्बादी, तबाही बोलो, मतलब जितना भी अपर लेवल का जो वर्ड हो सकता है, ये भी मुझे लगता है इनमें भी इंटेंसिटी इन वर्ड्स में भी कम है ना? कि जितना खौफनाक मंजर या बर्बादी जो बोल सकते हो आप, वो उसने चाइना में फैलाई, और वो कितनी हुई? मतलब वो बोल रहे हैं कि अराउंड कितने लोग मारे गए? 30 मिलियन पीपल। किसी एक इंसान की वजह से बेटा 30 मिलियन, पता समझते हो? 3 करोड़ लोग। कितने लोग? थोड़े ना होते। ठीक है ना? अपने को तो एक चींटी को भी अगर मर जाए तो भी लगता है कि साला कितना बड़ा पाप कर दिया। इनने तो मतलब लोगों को लोग समझ ही नहीं रहा है, जान की कोई कीमत ही नहीं है। खैर, इसी के साथ साथ बच्चों बहुत कम टेक्स्ट है, जितना है वो मैंने उल्टा और ज्यादा ही लिखा है, 1-2 बुलेट फालतू डाले मैंने। तो इसी के साथ हमारा क्या पूरा हो जाता है बच्चों? हाँ, GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। GLF में और कल्चरल रेवोल्यूशन में मैशअप मत क्रिएट कर देना, कभी पता पड़े उसमें इसका ठोक क्या हो, इसमें इसका ठोक क्या हो। ठीक है ना? असली जो तबाही थी वो इसमें इसने और भी ज्यादा मचाई। उधर देखो, उधर इतने लोग मरवाए, इसमें तो सामने से खुलेआम। ठीक है ना? पता पड़े, हाँ, जो रेड फोर्स थी, जो रेड गार्ड थे इसके, वो पता पड़े टीचर्स को उठा लिया। वो बंदा बता रहा था कि वो उसको कि एक उसकी फीमेल टीचर जिसको वो बहुत पसंद करता था, उसको वो बचा नहीं पाया। लोग गए वहां पे, वो बच्चे खुद, वो बच्चे, और उसको उनको ऐसे ब्रेन वॉश किया कि गए उनके बेडरूम में छोड़ दिया, उनके हेयर कटिंग कर दी, और ना जाने पता नहीं क्या क्या किया, और वो बचा नहीं पाया। ऐसे ही जो मंदिर के जो मतलब मंदिर मस्जिद जो भी अलग अलग जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे उनके जो हेड, उनको मरवाया गया खुलेआम। ठीक है ना? हॉस्पिटल्स को तोड़े गए, स्कूल्स कॉलेजेस को खुलेआम तोड़ा गया।
ठीक है ना। 4 ओल्ड्स पे उसने अटैक किया, तुमने अगर सुना हो तो वीडियो में, पता नहीं ध्यान से कितना सुना कि कितना नहीं सुना, खैर टेक्स्ट में लिखा है तो कल बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे बच्चों, ठीक है जी।